वो पैरों से विकलांग था, उसको आंखों से कम दिखता था, लेकिन वो देवर बराबर अपनी भाभी को पैक पे पैक बनाकर शराब के दिए जा रहा था। दूसरा देवर बराबर जो चिकन लेकर आया था उसके लेग पीस अपनी भाभी के मुंह में खुद अपने हाथों से खिला रहा था। दोनों देवर अपनी सगी भाभी को बड़े अच्छे तरीके से शराब पिला रहे थे, चिकन खिला रहे थे, पार्टी चल रही थी, तीनों शराब की पार्टी कर रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ देर के बाद दोनों देवर मिलकर अपनी ही भाभी को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देते हैं और मारने के बाद फिर भाभी की लाश के साथ वो घंटों तक हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं, भाभी की लाश के साथ रेप करते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, भाभी की लाश के साथ रेप करते हैं। ये कोई मैं व्यूज़ की वजह से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगा शायद व्यूज़ की वजह से या फिर फेक न्यूज़ बनाने की वजह से मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सच्ची घटना है। दो देवरों ने मिलकर, वो भी वो देवर जो विकलांग था, जिसको आंखों से कम दिखता था, वो अपनी भाभी के साथ, जिसके 3 बच्चे थे, उस भाभी के साथ रेप करता है, लाश के साथ रेप करता है। अगर जिंदा भाभी के साथ करता तो गनीमत होती, लेकिन लाश के साथ रेप करता है। कोई ये एक ऐसा मामला नहीं था कि शराब के नशे में धुत होकर देवरों ने इस घटना को अंजाम दिया, बल्कि ये बड़ी प्लानिंग से, कई हफ्तों की प्लानिंग करने के बाद भाभी को प्लानिंग के तहत बुलाया गया, प्लानिंग से शराब मंगाई गई, चिकन मंगाया गया और ये सब कुछ प्लानिंग थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर अपनी सगी भाभी को मारने की प्लानिंग उसने क्यों की, भाभी की लाश के साथ उसने रेप क्यों किया, आखिर भाभी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, और अगर गलती थी, लड़ाई थी, तो भाभी फिर शराब की पार्टी साथ में क्यों कर रही थी। ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है और ख़ासकर ऐसी घटनाएं बहुत आ रही हैं कि जिसके साथ बैठकर पार्टी चल रही हो वही कुछ देर के बाद मार देता है, हत्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन ये देवरों ने जो हैवानियत की, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, झकझोर दिया, ये जो पूरी घटना है शुरू से लेकर आखिर तक एक विकलांग और अंधे देवर ने कैसे इस प्लानिंग को अंजाम दिया, वो सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे, सवाल किए थे, जिन जिन लोगों ने कमेंट किए थे, उनके कमेंट्स को आखिर में उनका जवाब दूंगा, उन कमेंट्स को पढ़ूंगा भी, और शायद हो सकता है आपने कमेंट किया हो तो आपका भी नाम मैं आखिर में लूँ। और अगर नहीं किया है आपने कमेंट तो जल्दी से जाकर नीचे कमेंट कर दें, अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूँगा। और जो आज की घटना है वो छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का ज़िला है बलरामपुर ज़िला, और उसी ज़िले का एक थाना पड़ता है राजपुर थाना। उसी थाने के अंदर एक गांव पड़ता है परसागुड़ी गांव, और परसागुड़ी जो गांव है, वहीं परसागुड़ी गांव के अंदर एक जंगल है, जंगल बांसवाड़ी जंगल है, बहुत ज़्यादा जंगली इलाका है। वहाँ पर लोग चारा वगैरह तोड़ने के लिए जाते हैं, अपनी बकरियों के लिए, जानवरों के लिए। और 1 फरवरी की सुबह जब कुछ लोग जंगलों में पहुँचते हैं चारा वगैरह तोड़ने के लिए, तो उनकी नज़र पड़ती है कि एक महिला ज़मीन पर पड़ी हो। ये वो जाकर देखते हैं कि शायद हो सकता है ये महिला चारा वगैरह तोड़ने के लिए आई हो, गिर गई हो। लेकिन जब जाकर देखते हैं तो उसके गले पर नीले निशान हो रहे थे, उसकी सांसें रुकी हुई थी। फ़ौरन जो गांव के लोग थे वो घबरा जाते हैं, गांव में इत्तला दी जाती है, और जो थोड़े बहुत समझदार लोग थे फ़ौरन पुलिस को, जो राजपुर थाना है वहाँ पर फ़ोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस पहुँचती है, लाश को देखती है तो लाश के गले पर मतलब जैसे किसी ने रस्सी वगैरह से इस महिला को ख़त्म किया हो। फ़ौरन उसके फ़ोटो को गांव के लोगों को दिखाया जाता है, गांव की भीड़ को वहां पर दिखाया जाता है कि जल्द से जल्द इस महिला की पहचान हो सके, पता चल सके कि आखिर ये महिला कौन है। लेकिन गांव के लोग महिला की पहचान नहीं कर पाते, कहते हम नहीं जानते कि आखिर ये महिला कौन है। और वहीं पुलिस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए लाश चली जाती है। अब पता किया जा रहा था कि आखिर ये महिला कौन है। लोगों को, जो वहाँ की जो पुलिस थी, पुलिस को लगता है हो सकता है दूसरे गांव में हत्या की गई हो या फिर किसी और इलाके में हत्या की गई हो, लाश को यहाँ पर फेंका गया हो, पुलिस को ऐसा लग रहा था। वहीं 2 फरवरी लग जाती है और 2 फरवरी को पुलिस को नहीं कोई भी गांव का इंसान नहीं आता जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए, कि मतलब बोले कि हमारी महिला या फिर गायब है। थाने में चेक किया जाता है, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आती। वहीं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि महिला की हत्या करने के बाद महिला की लाश के साथ रेप हुआ है। लेकिन रेप करने वाला कोई एक नहीं है, बल्कि कई लोगों ने महिला के साथ रेप किया है।
अब पुलिस ये मामला समझ जाती है कि लाश के साथ रेप, तो पुलिस हरकत में आ जाती है कि भला इतना खतरनाक मामला करने वाला तो ज़रूरी जाहिर सी बात है कि महिला इसी गांव की है, और महिला को मारने के बाद जब रेप किया है, और मारा भी तभी गया है जब रेप किया गया है, कोई पहला रेप नहीं हुआ, 31 जनवरी की शाम को ही मारा गया है और फिर रेप किया गया है। पुलिस गांव में पता करना शुरू करती है, तो वहीं एक शख्स आता है थाने में जिसका नाम मनोज सोहा था, और मनोज सोहा बोलता है कि उसकी पत्नी है वो 31 जनवरी को खेतों में पानी लगाने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद वो लौट कर नहीं आई। वहीं पुलिस जब फोटो दिखाती है तो जो मनोज था वो बोलता है कि ये तो मेरी पत्नी है। फौरन अब मनोज से पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हारी पत्नी किसके साथ गई थी, कौन था, क्या था, और मनोज बताता है कि मेरी पत्नी गई थी, अपने साथ फ़ोन लेकर गई थी, लेकिन मैं कल से इसका 2 दिन पहले से ही फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं था क्या बल्कि मेरी पत्नी को किसी ने मारा होगा। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हो सकता है ये गुस्से में या फिर कहीं चली गई हो या फिर अपने मायके चली गई हो। लेकिन उसके बाद जब फ़ोन नहीं लगा और मुझे पता चला कि गांव में एक महिला की लाश मिली है, तो मैं फ़ौरन थाने में आया। वहीं मनोज से जो उस महिला का, जो उसकी पत्नी का नंबर था, वो पुलिस लेती है और पता करती है कि आखिर इस महिला के फ़ोन पर किसकी कॉल आई थी, इसने किससे बातचीत की थी। ज़रूर किसी न किसी का कॉन्टैक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। जब पुलिस पता करती है तो उसमें एक 15 कॉल मिलती है कि उस महिला के, मनोज की पत्नी के फ़ोन पर 15 बार एक नंबर से कॉल आई थी। पुलिस उस नंबर की जब पता करती है तो पता चलता है कि वो नंबर कृष्णा सोहा का है। अब ये कृष्णा सोहा के बारे में जब मनोज से पूछा जाता है तो मनोज बोलता है कि ये तो मेरे मामा का लड़का है, मेरा भाई है। पुलिस फौरन जो कृष्णा सोहा था उसको गिरफ्तार कर लेती है। कृष्णा सोहा को गिरफ्तार करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर जिस दिन इसकी हत्या हुई, तुम्हारी भाभी की हत्या हुई, उस दिन तुमने अपनी भाभी को ये 15 बार कॉल क्यों की थी, आखिर वजह क्या है। क्योंकि जो मनोज का ममेरा भाई है जिसने 15 बार उसकी पत्नी के पास, अपनी भाभी के पास कॉल की थी, ये दूसरे गांव का रहने वाला है। इसका गांव लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है, और इसने 31 जनवरी को जब हत्या हुई उसी दिन इसने 15 बार आखिर कॉल क्यों की। और फिर एक नंबर और चेक किया जाता है, दूसरा नंबर और भी था, और दूसरा नंबर किसी और का नहीं बल्कि मनोज का जो सगा भाई है, जिसकी उम्र महज 17 साल है, जो पैरों से दिव्यांग है, उसको आंखों से कम दिखता है, वो आंखों से पूरे तरीके से अंधा सा है, उसकी कॉल भी थी अपनी भाभी के फ़ोन पर। तो पुलिस को शक होता है, और जब जो कृष्णा सोहा था उससे और मनोज की जब सगे भाई से, दोनों से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने 31 जनवरी को कॉल किया, आखिर क्या मामला था और तुमने क्या किया अपनी भाभी के साथ, जब पूरी तरीके से पूछताछ की जाती है तो कृष्णा सोहा टूट जाता है। वो बोलता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ मैंने किया ये मैंने मनोज के छोटे भाई दिव्यांग है जो, उसके कहने पर किया, मैं इसकी प्लानिंग में शामिल नहीं होता, लेकिन उसने मुझे ऐसी बातें बताई कि जिसकी वजह से शामिल होना पड़ा। मामला पूरा ये था कि जो मनोज है ये शादीशुदा था, लेकिन शादी इसकी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और मनोज के घर पर उसकी एक बूढ़ी माँ है, और ये छोटा भाई जिसकी उम्र 17 साल है, ये दिव्यांग भाई के साथ मनोज रहता था। लेकिन इसने अपनी पत्नी को 3 साल पहले छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये वहीं जो गांव की एक महिला थी, जो विधवा थी, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था, जिसकी हत्या की गई है, जिसका नाम अंजलि था, जिसके 3 बच्चे थे, जो अपने पति और तीनों बच्चों को छोड़कर अकेले रहती थी, मजदूरी करती थी, उसकी और मनोज की 3 साल पहले दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद मनोज उसके ही साथ रहता था, लिव इन में, मतलब बिना शादीशुदा रहता था, लेकिन मनोज 2 सालों तक उसके साथ रहा, और लगभग 7-8 महीने पहले ही मनोज उसको अपने घर ले आता है। घर में लाने के बाद जब वो बूढ़ी माँ के साथ और छोटे भाई के साथ रहता था, लेकिन जब वो एक विधवा महिला को अपने घर के अंदर ले आता है, उससे शादी कर लेता है, तो अपनी माँ को और अपने छोटे भाई को देखना पूरे तरीके से बंद कर देता है, खेतों पर जाना बंद कर देता है। अब वो अपनी जो पत्नी थी उसके साथ रहने लगता है। अब माँ बड़ी परेशान, क्या मनोज ने इस विधवा महिला से शादी कर ली है और विधवा महिला ने मेरे बेटे को पूरे तरीके से कब्जे में ले लिया है। अब माँ अपने छोटे बेटे से बोलती, जो दिव्यांग है, जो कुछ नहीं कर सकता, जिसको आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, जब वो उससे बोलती है तो माँ बेटे दोनों बड़े परेशान थे। इस चीज़ का हल ढूंढने के लिए जो छोटा बेटा था वो अपने ममेरे भाई कृष्णा सोहा के पास फ़ोन करता है। उससे बोलता है कि यार
जब से मेरे भाई की शादी हुई है तब से मैं बड़ा परेशान हूँ और हमारी जो बूढ़ी माँ है वो भी परेशान है। बड़ा भाई ना कमाता है, ना खेतों पर जाता है, गेहूं की फसल खड़ी हुई है लेकिन ना वो पानी लगाने के लिए जाता। हमारी भाभी ने उसको पूरे तरीके से वश में कर लिया है। और एक हफ्ते पहले ही जब इन लोगों की बातचीत हो रही थी तो उसी बीच कृष्णा सोहा बोलता है कि ऐसा करो, अगर तुम अपनी भाभी को मार दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो रास्ते से जब तुम्हारी भाभी हट जाएंगी तो फिर तुम्हारा भाई तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अब छोटा जो दिव्यांग भाई था उसको ये बात बिल्कुल ठीक ठाक सही लगती है। वो बोलता है कि ठीक है चलो ऐसा करते हैं, 31 जनवरी को मैं अपनी भाभी को बोलूँगा कि खेतों में पानी लगाने के लिए चलना है और दारू पार्टी करेंगे, और तुम भी अपने गांव से वापस यहाँ पर मेरे पास आ जाना और हम लोग भाभी को वहीं पर ख़त्म कर देंगे। और ये लोग 31 जनवरी को, जो इनकी भाभी है ये बाज़ार गई हुई थी, तो दोनों मिलकर भाभी को फ़ोन करते हैं। जब भाभी फ़ोन नहीं उठाती, 15 से 20 बार कॉल करने के बाद भाभी फ़ोन उठाती हैं, शुरू में फ़ोन नहीं उठाती, तो ये जो कृष्णा सोहा है और जो छोटा वाला देवर दोनों बोलते हैं कि भाभी जल्दी से आ जाओ, हम लोग खेतों पर चल रहे हैं, हमने शराब की 2 बोतलें मंगाई हैं और चिकन भी है, वहीं पर खेतों पर गेहूं की फसल में पानी लगाएंगे और उसके बाद चिकन खाएंगे, दारू पियेंगे। भाभी खुश हो जाती है कि फ्री की शराब, फ्री का चिकन। जल्दी से भागी भागी आती हैं और दोनों देवरों के साथ खेतों पर पहुंच जाती हैं। वहाँ पर छोटा वाला देवर, बड़े वाला देवर मिलकर दोनों भाभी को चिकन खिलाते हैं, खूब शराब पर शराब पिलाते हैं। जब दोनों को लगता है कि भाभी नशे में धुत हो चुकी हैं और लगभग शाम के 5 बज जाते हैं, तो भाभी से बोलते हैं कि चलो अब घर की तरफ चलते हैं। भाभी झूमती हुई बराबर जा रही थी, वो लोग उनको साथ में लेकर जा रहे थे। प्लानिंग पूरी थी, साथ में एक रस्सी भी थी। रस्सी जो छोटा वाला दिव्यांग था उसके हाथ में थी। भाभी को कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो बड़े मस्त तरीके से अपने जा रही थी घर की तरफ, घर पर जाकर आराम करेंगी, आज शराब पी है, चिकन खाया है। लेकिन रास्ते में ही जैसे ही बांसवाड़ी के जंगल पड़ते हैं तो वहीं पर दिव्यांग वाला देवर रस्सी गले में डालता है और जो दूसरा वाला देवर था कृष्णा सोहा फौरन भाभी को ज़मीन पर गिरा लेते हैं और दोनों रस्सी से फंदा लगाकर अपनी भाभी को ख़त्म कर देते हैं। जब सांसें रुक जाती हैं तो उसके बाद उन दोनों की हवस जाग जाती है। उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए फिर दोनों नशे में ही अपनी भाभी की लाश के साथ बारी बारी से रेप करते हैं, वहीं पर लेट जाते हैं और जब तक उनका मन नहीं भरता लाश के साथ रेप करते हैं। लेकिन गलती उनसे क्या होती है? गलती ये होती है कि वो अपनी भाभी के फ़ोन को अपने पास रख लेते हैं लालच की वजह से। और दूसरी चीज़, भाभी को उन्होंने कॉल भी की थी तो उस फ़ोन को लेकर वापस घर आ जाते हैं और सुकून से सो जाते हैं। जब जो मनोज था उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी खेतों पर गई थी, वापस नहीं आई, तो वो तो इंतज़ार करता है कि हो सकता है उसकी पत्नी कहीं चली गई हो, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आती तो थाने में पहुंचता है। ये पूरा मामला था। ये खुलासा होने के बाद पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करती है और जो सबसे छोटा वाला दिव्यांग जो नाबालिग है उसको बाल सुधार भेज दिया जाता है और कृष्णा सोहा को, जो ममेरा भाई था, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन घटना कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, खौफनाक है, हैरान करने वाली है कि आखिर इतने छोटे लड़कों ने इतनी ख़तरनाक घटना को अंजाम दिया। और जो महिला थी उस महिला ने भी गलत ही किया था, अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया और आकर वो रहने लगी। हो सकता है, क्योंकि इसमें लोग बोलते हैं ना, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। महिला के बच्चे तड़पते होंगे, अपनी माँ को याद करते होंगे जिस पति को उसने छोड़ा था, जिस प्रेमी के लिए। आखिर में उसी प्रेमी की वजह से उसको मौत भी मिल गई। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए थे। तो चलते हैं और कमेंटों को पढ़ते हैं। भाई किसने कमेंट किया? अगर आपने कमेंट नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाइए, आप भी कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट को भी पढ़ा जाएगा। तो ये जो पहला कमेंट किया है सत्यनारायण भाई ने, माज भाई मैं आपका वीडियो रात से ज़्यादा ही देखता हूँ, दिन में ड्यूटी की वजह से टाइम नहीं मिलता। मतलब ये बोल रहे हैं सत्यनारायण भाई कि रात में ही मेरा वीडियो ज़्यादा देखते हैं। अर्जुन कुमार ने किया है, नमस्कार माज भैया, हम आपका एक भी वीडियो नहीं छोड़ते हैं, हर वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। मेरा नाम अर्जुन कुमार है, बिहार गोपालगंज ज़िले का है। और ये कमेंट किया है विश्वजीत ने, सर नाम लीजिएगा, मैं विश्वजीत भदोही से हूँ। शुक्रिया भाई, आप लोग कमेंट करते हैं। और ये कमेंट किया है रफ़ीक ने, सलाम वालेकुम भाई, इतना अच्छे से समझाते हो, बहुत बढ़िया, नाइस भाई। शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोग मेरी वीडियोस को समझते हैं और जो मेहनत मैं आपको वीडियो बनाने में करता हूँ उस मेहनत को आप लोग वसूल करवा देते हैं। और ये कमेंट किया है नदीम ने, इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, कोई भी वीडियो नहीं छोड़ता हूँ। शुक्रिया भाई, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं।
और ये कमेंट किया है रफ़ीक ने, माज भाई अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हमारा नाम लीजिए करिए। सरस्वती ज़िले से हूँ, मेरा नाम रफ़ीक है। अच्छा भाई। और ये कमेंट किया है यूज़र ने, माज भाई मैं आपकी वीडियो 3 दिन से नहीं देख पा रहा था, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर जी मैं अजय अहमदाबाद से हूँ माज भाई। शुक्रिया भाई कि आप हमारी वीडियोस अब तो देखी। और ये कमेंट किया है अरबाज खान ने, अस्सलाम वालेकुम माज कैसे हैं आप, हम सबसे पहले आपकी वीडियोस देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, नाइस वॉइस, शुक्रिया। और ये कमेंट किया है एम के गेमर ने, हेलो माज भाई आपका वीडियो हमेशा देखता हूँ, मेरा नाम एम के गेमर है। विपिन सागर ने कमेंट किया है, भाई आपकी वीडियो को दिल और जान से प्यार करता हूँ, मैं भी आप लोगों को दिल और जान से प्यार करता हूँ। मोहम्मद रियाज शेख ने कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम माज भाई आप बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, मैं बरी से हूँ माज भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद रियाज भाई, और जितने भी लोगों ने सलाम किया वालेकुम अस्सलाम उन सारे लोगों का। और फिलहाल में ये उन लोगों के कमेंट थे जिन लोगों ने कमेंट किए थे। अगर आप भी चाहते हैं आपका कोई सवाल या फिर आपके किसी कमेंट का जवाब दूँ या आपका नाम लूँ, तो नीचे जाकर फटाक से जल्दी से जाकर कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूँगा, आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।